प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पाठ 3 हिमालय की बेटियां नामक निबंध का अगला पैराग्राफ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुभा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हिमालय से निकली ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नामक जो महानदियां हैं, इनके नाम के साथ इन सभी सहायक नदियों का भी नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इस महान सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से जुड़ी हुई हैं, उनका एक हिस्सा है, उनका एक अंग है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अब इसमें आगे ये बताया गया है कि किस तरह से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नामक दो महानदियों का जन्म हुआ है, इनका उद्भव हुआ है। अर्थात ये भी हिमालय के ग्लेशियर से ही निकले हुए हैं, यानी हिम क्षेत्र से ही निकले हुए हैं और उनके दिल का अर्थात उस बर्फ़ के पिघलने से इनका निर्माण हुआ है। तो लेखक उनको मानता है कि उनके दिल के पिघलने से एक एक बूंद के इकट्ठा होकर जमने से और इनका निर्माण होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर अर्थात मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती जाती हैं, बहती चली जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पे लेखक जो है पर्वतराज हिमालय को भाग्यशाली मानता है कि जिसने सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी दो महानदियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला हुआ है। अर्थात ये हिमालय से जुड़ी हुई हैं, जो मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हिमालय पिता के रूप में अपनी इन दो बेटियों का हाथ थामे हुए है, पकड़े हुए हैं। अगला पैराग्राफ, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। अर्थात यहाँ निबंधकार ने हिमालय को पिता और उससे निकलने वाली दो महानदियाँ अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र को उनकी बेटी माना है, और चूँकि ये नदियाँ अपने पिता से दूर होकर और सिंधु यानी सागर में जाकर मिल जाती हैं, तो सागर को लेखक जो है उनका पति मानता है। अर्थात सागर को हिमालय का दामाद बताया गया है, क्योंकि नदियाँ हिमालय से निकलकर और समुद्र में जाकर मिली हुई हैं। तो ये रिश्ता लेखक ने जोड़ा है, हिमालय को पिता के रूप में माना है, नदियों को जो है हिमालय की पुत्री और सागर को अपना दामाद। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। विरही यक्ष
विरह का मतलब होता है दुख, अलगाव। यक्ष जल के देवता को माना जाता है यक्ष। तो वो मेघदूत से कहा था वेत्रवती यानी बेतवा, ये बेतवा जो नदी है उसकी बात हो रही है। नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी, प्रेयसी का मतलब प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, ये लेखक कह रहा है। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। और वो क्या है, वो कौन से पहलू हैं कि अगर नदियों का ये स्वरूप देखेगा तो वो किस पहलू पर पहुँचेगा, किस पर विचार करेगा। आगे लेखक बता रहा है अपना अनुभव। लेखक ने इसमें लिखा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब यहाँ कालेलकर की बात हो रही है कि कालेलकर जी ने नदियों को क्या संज्ञा दिया है, क्या नाम दिया है। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि नदियाँ माँ हैं, क्योंकि माता जिस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनके सुख दुख में उनका साथ देती है और हर तरह से उनका कल्याण चाहती है, उसी प्रकार नदियाँ भी लोक कल्याण चाहती हैं। और लोक कल्याण या ये कह लीजिए सभी जीवों को वो पालती है, सभी जीव उस पर आश्रित हैं, उसके जल पर आश्रित हैं, इसलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी यानी प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो क्या है, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। उचट का मतलब मन नहीं लग रहा था, यानी लेखक थोड़ा अपसेट था, तब की बात वो कह रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं। तबीयत ढीली थी, तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी, सुस्त पड़े थे। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, और वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठते हैं। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। इस पैराग्राफ को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने विचार के साथ साथ अन्य लेखकों का भी विचार इसमें रखा है, उनका भी मत रखा है कि वो नदियों को किन रूपों में देखते हैं। अर्थात इन्होंने यहाँ नदियों का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है कि कोई उन्हें माता मानता है, कोई प्रेयसी मानता है, कोई पुत्री मानता है और कोई बहन मानता है। तो लेखक भी जो है इन्हें विभिन्न रूपों में देखता है कि इनका कई रूप है, एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। और लेखक बताता है कि एक बार मैं खुद जब मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं गया और सतलज नदी के किनारे बैठ गया। जब लेखक उसमें पैर लटकाकर उस सतलज के जल में पैर लटकाकर बैठा रहता है तो जो शीतलता उससे मिलती है तो उसे वो अनुभव करता है, और उस अनुभव को वो निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करता है। देखिए क्या है, गाना गुनगुनाते हुए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। यहाँ पे लेखक लिखते हैं, ये सतलज नदी का गुणगान करते हुए लिखते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी लीला जो है आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित का मतलब प्रसन्न, खुमारी का मतलब ये दुख, जो दर्द है वो मिट गया मेरा। हुआ मुदित मन, मेरा मन अब प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, और ये जो दुख था, जो निराशा छाई थी,
वो मिट गई तुम्हारी शीतलता से, शीतल जल से। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय। चिंतित मन चिंतित पर चुपचाप हिमालय। आगे वो लिखते हैं, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे अंदर जो निराशा थी वो मिट गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, अतः अब मेरा मन तुम पर न्यौछावर हो जाना चाहता है। तुम बेटी या बाप हिमालय, और तुम हिमालय की पुत्री हो। हिमालय तुम्हारा पिता है, पिता के समान है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, लेकिन ना जाने क्यों हिमालय के मन में चिंता है, चुपचाप वो इसे देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। और वो क्यों चुपचाप देख रहा है, आगे लाइन में उन्होंने स्पष्ट किया। अगली लाइनों में पंक्तियों में, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। यहाँ थोड़ा समझिएगा इन दो पंक्तियों को। यहाँ लेखक ने लिखा है, प्रकृति नटी, ये जो प्रकृति है नटी के समान। नटी का मतलब होता है नट यानी छोटे कद के लोग जो नाच गाना से संबंधित है, या प्राकृतिक क्रियाकलापों से तात्पर्य भी यहाँ लिया जा सकता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, पट का मतलब होता है वस्त्र, चित्रित जिस पर चित्रकारी की गई हो, यानी प्राकृतिक दृश्य। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति रूपी नटी ने जो इस पर एक अपने वस्त्र पर, या कह लीजिए इस धरा पर जो चित्र उकेरा है हिमालय का, उससे निकलने वाली नदियों का, और वो नदियाँ समुद्र से आके मिल रही हैं, जो ये प्राकृतिक दृश्य बन रहा है वो बहुत ही अद्भुत है, जो हिमालय के हृदय पर एक छाप बनाए हुए है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और हे सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार हो। तो इस तरह से यह पाठ 3 हिमालय की बेटियां नामक जो निबंध है उसका हम लोग अध्ययन कर चुके। और जो व्याख्या यदि आपको न समझ में आया हो, या कहीं कुछ प्रश्न आपके मन में इस तरह का रहा हो किसी शब्द को लेके, वर्ड मीनिंग को लेके, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके। ठीक है, धन्यवाद।